एक गुरु को अपने शिष्य से सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या मिल सकती है? आज हम महादेवी वर्मा जी के संग्रह अतीत के चलचित्र से एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। कहानी का नाम है घीसा। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रेखा चित्र है। मतलब शब्दों से खींची गई एक तस्वीर। और महादेवी जी इस विधा की माहिर थीं। उनका मकसद सिर्फ एक घटना बताना नहीं, बल्कि एक किरदार और उसके समाज की आत्मा को हमारे सामने जिंदा कर देना है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद भी यही है, घीसा के चरित्र को समझना और उसके जरिए समाज पर की गई वर्मा जी की मार्मिक टिप्पणियों को देखना। तो चलिए कहानी के माहौल से शुरू करते हैं। लेखिका यानी महादेवी जी बताती हैं कि गंगा पार झूंसी के खंडरों और उसके आसपास के गांवों से उन्हें एक अजीब सा लगाव है। वो वहां के जीवन का एक बहुत ही सजीव चित्र खींचती हैं। हाँ, वो बताती हैं कि कैसे औरतें अलग अलग तरह की धोतियां और गहने पहने पीतल और मिट्टी के घड़े लेकर गंगा जल भरने आती हैं। और उनकी मुस्कान में सुख दुख की कहानियां होती हैं। बिल्कुल। और रेखाचित्र विधा इसीलिए खास है। ये किसी प्लॉट पे नहीं चलती। इसका मकसद है कम से कम शब्दों में एक ऐसा चित्र खींचना जो आपके मन में बस जाए, एक पेंटिंग की तरह। हाँ, वर्मा जी कैमरे की तरह नहीं, बल्कि एक पेंटर की तरह काम करती हैं। वो सिर्फ दिखाती नहीं, बल्कि महसूस भी कराती हैं। और उसी माहौल में एक दिन लेखिका बच्चों को पढ़ाने का फैसला करती हैं। हाँ, और वो भी बिना किसी तामझाम के। पीपल के पेड़ के नीचे एक पाठशाला शुरू हो जाती है। विद्यार्थी भी बड़े मजेदार हैं। कोई बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहना है। हाँ, जो खेत में खड़े बिजुका जैसा लगता है। बिल्कुल जी। किसी के पसलियां निकली हुई हैं, पेट बड़ा है। लेकिन इन सब चेहरों के बीच एक चेहरा है जो बिल्कुल अलग है, और वही है घीसा। और यहीं से कहानी का केंद्र बिंदु शुरू होता है। लेखिका उसका जो वर्णन करती हैं वो अद्भुत है। पक्का रंग, दुबला पर सुडौल शरीर, और वो आंखें, मैले चेहरे पर दो पीली पर सचेत आंखें जैसे जड़ दी गई हों। हाँ, वो आंखें जो मानो घड़ी की तरह खुली रहती हैं और लेखिका के चेहरे पर टिकी रहती हैं, जैसे उनकी सारी विद्या बुद्धि को सोख लेना चाहती हों। लेकिन एक बात मुझे हमेशा से बहुत खटकती है। बाकी बच्चे घीसा से इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? उसकी परछाई से भी बचते हैं। गांव वाले घीसा और उसकी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि उसके पिता ने अपनी जाति का पुश्तैनी काम छोड़ दिया था। ये वजह, ये कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं लगती? लगती है ना? पर असल में है नहीं। असल में समाज को उसका स्वाभिमान चुभ रहा था। अच्छा। घीसा के पिता जो कोरी जाति के थे, उन्होंने डलिया बुनना छोड़कर बढ़ई का काम सीखा। ये उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था पर पहली चोट थी। फिर उन्होंने दूसरे गांव की लड़की से शादी की, ये दूसरी चोट। ओके। और जब वो थोड़ा कमाने लगाने लगे तो ये गांव के सामंती ढांचे के लिए एक सीधी चुनौती बन गया। उनकी तरक्की गांव वालों की आंखों में खटक रही थी। और जब हैजे से उनकी मौत हो गई तो गांव वालों को लगा होगा कि चलो अब उनकी विधवा पत्नी तो उनके रहमो करम पर होगी। बिल्कुल, यही सोचा था उन्होंने। लेकिन घीसा की माँ भी उतनी ही स्वाभिमानी निकली। पति की मृत्यु के बाद उसने किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसका एक संवाद है जो उसके चरित्र की पूरी ताकत बयान कर देता है। हाँ, वो वाला, हम सिंह के मेहरा डिग्री हुई के का सियारन के ब्याब। बिल्कुल। मतलब हम शेर की पत्नी होकर क्या सियारों से शादी करेंगे? क्या हिम्मत है! कमाल की। और समाज ऐसी हिम्मत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कभी नहीं। और जब वो उसे झुका नहीं पाए तो उन्होंने चरित्र हनन का सबसे घिनौना हथियार इस्तेमाल किया। घीसा का जन्म उसके पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद हुआ था, जो कि संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन गांव वालों ने अफवाहों से उस 6 महीने को खींचकर साल भर का बना दिया। सिर्फ अफवाहों से? हाँ, सिर्फ ताकि उस विधवा के चरित्र पर कलंक लगाया जा सके और माँ बेटे दोनों को समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए। तो मतलब घीसा का अकेलापन उसे विरासत में मिला था। वो समाज के उस क्रूर बहिष्कार का जीता जागता प्रतीक था। शायद इसीलिए जब लेखिका यानी गुरु साहब उसकी जिंदगी में आती हैं तो वो उसकी पूरी दुनिया बन जाती हैं। हाँ, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे एक व्यक्ति के रूप में देखा था, एक कलंक के रूप में नहीं। और यहीं से हमें घीसा की असाधारण गुरु भक्ति के किस्से देखने को मिलते हैं। और फिर वो सफाई वाला किस्सा आता है जो मुझे सबसे ज्यादा छू गया।
लेखिका ने बस यूं ही कह दिया कि साफ सुथरे रहना चाहिए, और घीसा उसे एक आदेश की तरह लेता है। हाँ, अगले इतवार वो क्लास में नहीं आता। और बाद में पता चलता है कि माँ के पास साबुन के पैसे नहीं थे। जब पैसे आए तो वो अपने इकलौते कुर्ते को धोकर गीले कपड़ों में ही आकर खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक बच्चे की मासूमियत है या कुछ और गहरा है? वही तो। मेरे ख्याल से ये मासूमियत से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि उसके जीवन में सम्मान और स्वीकृति की कितनी कमी थी। सही बात है। गुरु का एक छोटा सा वाक्य उसके लिए पत्थर की लकीर बन गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे कुछ उम्मीद की थी। उसके लिए गुरु के आदेश का सम्मान अपने शरीर के आराम से, सूखे कपड़ों से भी ज्यादा जरूरी था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो भी अच्छा बन सकता है। बिल्कुल, और यही बात जलेबियों वाले किस्से में भी दिखती है। हाँ, वो तो और भी कमाल है। जब सबको 5-5 जलेबियां मिलती हैं तो वो अपनी जलेबियां लेकर गायब हो जाता है, और लौटने पर जो हिसाब देता है वो कमाल का है। वो बताता है कि 2 जलेबियां माँ के लिए छप्पर में खोस आया, एक अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते के पिल्ले को खिला दी, और 2 खुद खा ली। हाँ, ये उसकी निश्चल सहानुभूति है, जिसे समाज ने सबसे तुच्छ समझकर अलग कर दिया। वो अपनी भूख से ज्यादा अपनी माँ और एक बेसहारा पिल्ले की भूख की चिंता कर रहा है। और जब लेखिका पूछती है कि और चाहिए, तो वो अपने लिए नहीं मांगता, उस पिल्ले के लिए एक और जलेबी मांगता है। इतनी गरीबी में इतना बड़ा दिल। सही बात है। घीसा की गुरु भक्ति असाधारण है, पर क्या इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है? क्या ये भक्ति एक तरह से उसकी बेबसी और अकेलेपन का नतीजा नहीं है, जहां गुरु ही उसके लिए एकमात्र सहारा बन जाती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, एक स्तर पर यह उसके अकेलेपन का नतीजा जरूर है। गुरु साहिबा उसकी दुनिया का एकमात्र रोशन कोना है। लेकिन इसे सिर्फ बेबसी कहना उसके चरित्र के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उसकी भक्ति में एक असाधारण परिपक्वता और संवेदना भी है। हाँ। जो दंगों वाले किस्से में वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। सही कहा। शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे की खबर फैलती है। घीसा 2 हफ्ते से तेज बुखार में तप रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी गुरु साहिबा गंगा पार शहर जाने वाली हैं, पास पहुंच जाता है और जिद पर अड़ जाता है कि वो उन्हें नहीं जाने देगा। अपनी जान की परवाह नहीं, उसे सिर्फ अपने गुरु की सुरक्षा की चिंता है। हाँ, यहाँ तक तो ये एक बच्चे का स्वाभाविक लगाव लगता है, लेकिन कहानी का असली जादू इसके बाद होता है। हाँ, जब लेखिका उसे समझाती हैं, वो कहती हैं कि शहर में हॉस्टल में रहने वाले उनके दूसरे विद्यार्थी हैं जो अपनी माँ से साल में एक बार ही मिल पाते हैं, और अगर वो नहीं गईं तो वे घबरा जाएंगे। ये सुनते ही घीसा की सारी जिद पिघल जाती है। वो कहता है, जो सांझ को अपनी माई के पास नहीं जा सकते, उनके पास गुरु साहब को जाना ही चाहिए। और ये भी कहता है, घीसा रोकेगा तो उसके भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। सोचिए, एक 9 साल का बच्चा जो खुद माँ के अलावा किसी को नहीं जानता, वो उन बच्चों का दर्द समझ रहा है जिन्हें वो कभी मिला तक नहीं। उसने अपनी चिंता को दूसरे के दर्द के सामने तुरंत छोटा कर दिया। ये बेबसी नहीं है, ये गहरी संवेदना और परिपक्वता है। और यही संवेदना, यही प्रेम हमें कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर ले आता है। वही गुरु दक्षिणा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। लेखिका को एक ऑपरेशन के लिए शहर जाना है, और शायद वो वापस ना लौटे। और जब वो विदा ले रही होती हैं, तो अंधेरे में एक छोटा सा काला धब्बा अपनी ओर आता है देखती हैं। वो घीसा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा तरबूज था, और लेखिका के मन में पहला ख्याल क्या आता है? क्या ये चुरा कर लाया है? बिल्कुल, क्योंकि उसके पास ना खेत था ना पैसे। ये समाज का दिया हुआ संदेह है जो एक गुरु के मन में भी पल भर के लिए आ जाता है। लेकिन घीसा जो कहानी बताता है वो दिल तोड़ देने वाली है। मुझे आज भी वो सीन याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने वो तरबूज अपने इकलौते नए कुर्ते के बदले खरीदा था। हाँ, खेत वाले के लड़के को वो कुर्ता पसंद था, तो घीसा ने सौदा कर लिया। उसने कहा, गर्मी में वो कुर्ता पहनता ही नहीं, और जाने आने के लिए पुराना ठीक रहेगा। और उस बच्चे की फिक्र देखिए, उसने तरबूज को थोड़ा काट कर भी देखा था। हाँ, ताकि ये पता चल सके कि वो गुरु साहब के लिए मीठा है या नहीं। मतलब एक बच्चे की सोच देखिए, उसकी फिक्र देखिए। वो सिर्फ एक भेंट नहीं दे रहा, वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी भेंट उत्तम हो, गुरु के लायक हो। और फिर वो कहता है, गुरु साहब ना लें तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। यही महादेवी वर्मा की खूबी है। वो बड़े बड़े सिद्धांतों से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे विवरणों से चरित्र को गढ़ती हैं और पाठक के दिल में उतार देती है। वो दक्षिणा घीसा का सर्वस्व थी। उसका स्नेह, उसका सम्मान, उसका भोलापन, सब कुछ उस एक तरबूज में समाया हुआ था। उस दक्षिणा के सामने, जैसा लेखिका कहती हैं, संसार के सारे आदान प्रदान फीके पड़ गए। कहानी का अंत बहुत दुखद है।
कई महीनों बाद जब लेखिका लौटती हैं तो उन्हें पता चलता है कि घीसा अब इस दुनिया में नहीं है। उसके भगवान जी ने उसे सदा के लिए पढ़ने से छुट्टी दे दी थी। ये अंत कहानी के यथार्थ को और भी गहरा कर देता है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि घीसा जैसे बच्चे समाज की उपेक्षा और गरीबी के कारण अक्सर ऐसे ही गुमनामी में खो जाते हैं। उनका जीवन एक छोटी लहर की तरह होता है जो किनारे को अपनी सारी नमी से छूकर अनंत जल राशि में विलीन हो जाता है। घीसा का चरित्र अमर हो गया, लेकिन घीसा का जीवन बहुत छोटा था। लेखिका अंत में कहती हैं कि अभी उनमें उस कहानी को दोहराने की शक्ति नहीं है, पर वो आज भी दूसरे मैले चेहरों में घीसा की छाया ढूंढती रहती हैं। और शायद यही विचार वो हमारे लिए भी छोड़ जाती हैं। घीसा जैसी कहानी से मिलने के बाद क्या दुनिया में नजरअंदाज किए गए चेहरों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? बिल्कुल। और ये सवाल भी कि किसी की स्मृति को इस तरह अपने भीतर जीवित रखने का क्या अर्थ है? शायद इसका अर्थ है कि हम उस अन्याय को न भूलें जिसने घीसा की जान ली, और उस प्रेम को भी न भूलें जिसने उसके छोटे से जीवन को सार्थक बना दिया। घीसा एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार बन जाता है, निश्चल प्रेम और समाज की क्रूरता का एक साथ प्रतिबिंब।